बोर्स मॉडल ऑफ एटम का ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब ख़त्म करना है कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम को सीखने के बाद हमको क्या फ़ायदा हुआ। और वो लास्ट जैसे जैसे करके, जैसे जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर अंत, ये साइंटिस्ट का जो सीरीज़ है ये रुका कब? ये रुका यहाँ पर आकर के। रदरफोर्ड ने भी अपना पोस्टुलेट दिया, फिर बोर्स ने भी लास्टली पोस्टुलेट दिया जिसे हम लोग एक्सेप्ट किए, जिसमें इसमें भी लिमिटेशन है, लेकिन हमारा सिलेबस तो यहीं पर है, यहीं तक है कि बोर्स के पोस्टुलेट को स्टडी करना है। तो पिछला जो वीडियो था वो बोर्स के पोस्टुलेट के बारे में था। तो ठीक है, पोस्टुलेट हम लोग समझ चुके हैं। फर्स्ट 3 पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये पोस्टुलेट बेस्ड है रदरफोर्ड के 2 लिमिटेशन पर, ठीक है। और अंत में जा कर के ये जो बोर्स अपना एक एटम का मॉडल स्ट्रक्चर जो बतलाते हैं उसमें क्या है, उस पर जो लॉ है वो आपको दिए हैं। तो फर्स्ट लॉ तो यही बताया जाता है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है या फर्स्ट लॉ करके हम लिखते हैं बोर्स का। वो बोलते हैं कि भाई ये जो न्यूक्लियस है, जो रदरफोर्ड भी बोले थे, और इसको गोल घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गोल घूमने के लिए क्या लगेगा? सर्कुलर घूम रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट पोस्टुलेट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E जो लगा हुआ है ये प्रोवाइड क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस का चक्कर लगाना। फर्स्ट पोस्टुलेट खत्म। सेकेंड पोस्टुलेट, जो सेकेंड लॉ बोर्स का बोला जाए तो वो क्या है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, चूंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम आपका फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। के का एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा। एल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा या दूसरे ऑर्बिट में जो घूम रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। और अगर वो एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स के द्वारा निकालना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं L = mv/r। ये एंगुलर मोमेंटम को कहा जाता है लीनियर मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है यहाँ पर, जिसे रेडियस यहाँ पर माना जाएगा। तो L = mv/r वो nh/2π के बराबर होगा, nh/2π के बराबर होगा, ठीक है। कांस्टेंट होगा, यहाँ पर तुम्हारा h क्या है? कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। और n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, ऐसे करके हम लोग बैठा करके सबका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम को निकाला जा सकता है। ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड पोस्टुलेट क्या समझाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड पोस्टुलेट से हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो रदरफोर्ड में कंफ्यूजन बना हुआ था कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने का जो डिमांड किया जा रहा था, बाकी का साइंटिस्ट के द्वारा बोला जा रहा था कि यहाँ पर तो हमको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखना है और हमको वो चीज़ देखने को नहीं मिलता, हमको तो लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। यह सवाल जब उनसे पूछा गया था तब इसके बारे में, इस कन्फ्यूज़न के बारे में वो तो डिस्कस नहीं कर पाए थे, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, जो लिमिटेशन के कैटेगरी में आया था। थर्ड लॉ उसी पर है। थर्ड लॉ बोर्स कैसे उस चीज़ को हैंडल किए हैं, कैसे समझाए हैं, वो थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ यह बताते हैं कि अभी तक सेकेंड लॉ से हमको ये पता चल गया है कि हर एक के का फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकेंड ऑर्बिट हो, थर्ड ऑर्बिट है, वहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। चूँकि वो सर्कुलर मोशन में करता है तो वहाँ पर मोमेंटम होगा ही, लेकिन वो सर्कुलर मोशन है इसलिए यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, और वो एंगुलर मोमेंटम वैरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। L का एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, और इस तरह से करके हुए M का भी अपना फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ का एंगुलर मोमेंटम जो है, मान लीजिए यहाँ का एंगुलर मोमेंटम 10 है तो यहाँ का एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगा, 15 होगा। ठीक इसी तरह से जैसे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक उसी तरह से एनर्जी भी सभी घर का कांस्टेंट होता है, सभी घर का एनर्जी भी कांस्टेंट होता है। तो इनके अनुसार बोर्स कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं इससे बाहर से एनर्जी मिल जाता है, बाहर से एनर्जी मिलने का
बहुत सारा रीज़न हो सकता है। आप लाइट के थ्रू एनर्जी को दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी को दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में एनर्जी को आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आप दे सकते हैं। तो आप जब एनर्जी दीजिएगा और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एक चीज़ यहाँ पर हम पूरी तरह से बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्ब करेगा, वो उसी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, उसी कलर को, कलर यहाँ पर रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर बोल सकते हैं क्योंकि वो लाइट है, उसके पास वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ है तो उसके पास फोटोन एनर्जी भी होगा, ठीक है। तो कलर यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो कलर क्या है, एक तरह का एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी ही है, फोटोन ही है। तो वो मतलब का कलर को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब उसका मतलब का कलर क्या होगा कि जिससे वो एब्जॉर्ब करके दूसरे घर में चले जाए, जिससे वो एब्जॉर्ब करके तीसरे घर में चला जाए, वही बीच में कहीं रुक न जाए, वैसा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। और जो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कलर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और जो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा वो कलर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा। ये सब जानकारी इसमें दिया गया था। तो इनका यह कहना है कि मान लीजिए इसको इलेक्ट्रॉन, पहला घर में के में रहने वाला इलेक्ट्रॉन को कहीं से बाहर से एनर्जी मिलता है और वो जंप करके एल में चला जाता है, एल में चला जाता है, ठीक है, एल में, क्योंकि इसे एनर्जी अब्जॉर्ब किया और ये एल में चला गया, एल ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। अब ये ज़्यादा देर तक उस घर में, आप कहीं पर भी जाते हैं ना, तो आप ज़्यादा देर तक अपने दोस्त के घर में या कहीं अनकंफर्टेबल ही फील करेंगे। आप कहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे? आप अपने ही घर में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन, के का इलेक्ट्रॉन अगर एल में चला भी गया है तो यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। कहना यह चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो अगर ये फिजिक्स में पढ़ाया गया है, लोअर एनर्जी लेवल, मतलब लोअर एनर्जी लेवल पर ही वो सेटल्ड होता है। हायर एनर्जी लेवल पर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसका स्टेबल स्टेज नहीं होता है। और उसको स्टेबल करने के लिए, रहने के लिए उसको ग्राउंड स्टेट, मतलब नॉर्मल लोअर एनर्जी लेवल पर ही वो सेटल्ड हो सकता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर इसके घर में नहीं रहना चाहेगा, वो अपना घर वापस करना चाहेगा। और इसके लिए, और इस घर में आने के लिए एक फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है। तो इसको जो भी ये एनर्जी अब्जॉर्ब करके इस घर में घूम रहा है ना, उस एनर्जी को ये इमिट करना होगा, इसको छोड़ना होगा, क्योंकि इस घर में, अपने घर में रहने आने के लिए फिर से उसको उसी एनर्जी लेवल को रहना होगा। तो ये जो एनर्जी इमिट किया, यहाँ पर जो लॉस किया है, लूजेस किया है एनर्जी का, वो एनर्जी एच फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। वो कितने के बराबर होता है? एच फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ का एनर्जी लेवल E2 है और इधर का एनर्जी लेवल, हमने बताया कि सबका अपना अपना फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। तो पहला घर का एनर्जी लेवल E1 है, दूसरा एनर्जी लेवल का E2 है। दूसरा चीज़ एकदम आप लोग दिमाग में नोट करके रखिएगा, यहाँ पर जितना भी एनर्जी का बात किया जाएगा सब निगेटिव में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। न्यूक्लियस के द्वारा सभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए निगेटिव साइन ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे भी बात कीजिएगा कि E1 ज़्यादा है या E2। अगर यह कोई टीचर पूछे कि E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है, यहाँ पर रहने वाला एनर्जी ज़्यादा है या यहाँ पर रहने वाला एनर्जी ज़्यादा है, कौन सा एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका भी जवाब आप दे सकते हैं कि E2 ज़्यादा होगा, आपका E2 ज़्यादा होगा। भले उसको अगर आप आखिरी में हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, अभी हम डेरिवेशन करवाएंगे तो 13.6 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 3.5 करके मिलेगा। तो यहाँ निगेटिव है, जितना निगेटिव छोटा होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। सबसे जाओगे एनर्जी लेवल ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। अंक आपका छोटा आएगा लेकिन वैल्यू आपका, वैल्यू अगर टोटल देखा जाए निगेटिव है, इस वजह से वो ज़्यादा काउंट होगा। क्लियर है? तो इन यहाँ पर कितना, अगर यह सवाल पूछा जाए कि पहला घर में जो इलेक्ट्रॉन था उसको कितना एनर्जी मिला था जिसके वजह से वो जंप करके वहाँ चला गया, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे कि ये कहाँ गया है? E2 में गया है। पहले ये कहाँ था? E1 में था। तो इसको घटा करके तुमको कोई एनर्जी ही मिलेगा। वो एनर्जी कितने के बराबर होगा? एच फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। यही कहना है इनका थर्ड लॉ।
तो थर्ड लॉ क्या है, ये वाला है, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला, H फ्रीक्वेंसी मिलने। अब इस पर न्यूमेरिकल्स क्या आएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स क्या आएगा, हमने जैसे बात किया कि लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हुआ है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर कलर इमिट करेगा, यहाँ पर कौन सा कलर इमिट होगा, ठीक है, ये अगर पूछा जाएगा तुमसे, जैसे यहाँ पर तो इसको एनर्जी को लॉस करना और यहाँ एनर्जी को हम आपको समझाने के लिए कलर्स का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा वेव होता है, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, आपका विजिबल रे, तो हम तो विजिबल रे लेकर के ही आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा सवाल पूछा जाए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस घर से सेकेंड ऑर्बिट से कूद करके अब पहला ऑर्बिट अपने घर में वापस आना चाहता है, इसके लिए एनर्जी को लूज़ करना होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वो एनर्जी अगर लूज़ करेगा तो लाइट के फॉर्म में करेगा, वो लाइट का कुछ तो कलर होगा, और वो लाइट का कौन सा कलर होगा, रेड होगा, वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, कौन सा होगा, या ऐसा पूछे उस कलर का वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पर घटा करके कुछ भी तो आएगा, हमारा जो भी एनर्जी आया, सपोज कर लो, बताने के लिए कर रहे हैं कि 10 जूल आया, 10 जूल के बाद हमसे क्या पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट H फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या वेवलेंथ पूछेगा तो इसका एक फार्मूला और होता है HC बाई लैम्डा, HC बाई लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा भी निकाला जा सकता है। तो इसी फार्मूला का 10 फिर HC 1 बाई लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू HC बाई 10। तो इस तरह से हम लोग वेवलेंथ निकाल लेंगे। अगर वो वेवलेंथ रेड से मैच करता होगा तो रेड इमिट देगा, अगर वो वेवलेंथ, अब हम लोग तो जानते हैं ना सभी कलर का अपना अपना इंडिविजुअल वेवलेंथ होता है, तो जो भी कलर यहाँ पर आपको दिखेगा उसका वेवलेंथ से मैच करेगा, वो कलर आपको दिखेगा। यह सवाल आप दे सकते हैं। तो थर्ड लॉ ये था, क्लियर है। तो ये लॉ है, लेकिन अब हम लोग इसका एप्लीकेशन, यहाँ पर वर्ड हमने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। ये तीनों पोस्टुलेट सीखने से हमको फ़ायदा क्या हुआ है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने से सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिल गया, इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी हम बता देते हैं। जैसे एप्लीकेशन, इसको सीखने से, इसके पोस्टुलेट को यूज़ करने से हमको क्या फ़ायदा हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो कितने स्पीड से मूव कर रहा है ये भी पता कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट से मूव कर रहा है तो इसका रेडियस क्या है ये भी पता कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसकी एनर्जी क्या है ये भी पता कर सकते हैं। तो ले दे करके पूरी तरह से हम लोग एटम का, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो ये संभव तभी हो सका जब ये पोस्टुलेट आ सके। तो आज का क्लास क्या है, आज का क्लास ये है कि कैसे हम लोग पता कर लेते हैं ये डेरिवेशन, इस पोस्टुलेट का कैसे मदद करके सारा जो चीज़ बोले हैं, वेलोसिटी बोले हैं, एनर्जी बोले हैं, फ्रीक्वेंसी बोले हैं, सब इलेक्ट्रॉन के जानकारी कैसे ले लेते हैं, कैसे डेरिवेशन होता है, आज उसका क्लास है। थोड़ा मैथमेटिकली क्लास लगेगा। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग करेंगे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। इसको के भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, और इसको एम भी बोल सकते हैं। ये तो मान लीजिए पहला घर में घूम रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस हमको निकालना है। अगर सेकेंड घर में घूम रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा ये हमको चाहिए, फाइंड करना चाहते हैं। अगर ये थर्ड घर में घूम रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा हमको चाहिए, फाइंड करना है। रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अगर थर्ड घर में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका रेडियस क्या है, सभी रेडियस को फाइंड किया जा सकता है। इसके लिए हम बोर्ड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट को यूज़ करेंगे, Fe इक्वल टू Fc। Fe कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K। अच्छा, यहाँ का घर मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये तीसरा घर का, तो यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट क्या हो गया, R हो गया आपका।
तो एक यहाँ पर चार्ज है Q1 और एक यहाँ चार्ज है Q2। यहाँ पर चार्ज कितना है? तो इसमें एक ही प्रोटॉन तो नहीं है, इसमें बहुत सारा। अगर गोल्ड का बात करते तो 79 प्रोटॉन्स होता। तो इसका चार्ज को कैसे निकालते? तो क्वांटाइजेशन का हेल्प कर लेते, Ne, तो 79 इंटू ई। तो ऐसा तो स्पेशली कोई हम लोग एलिमेंट का बात नहीं कर रहे हैं। तो कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ये तो पता किससे चलता है? Z से। और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जिससे हमको यहाँ का चार्ज पता चल जाएगा। और यहाँ पर क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। तो दो चार्ज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और सेंटीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर बाई R। एक R कट जाएगा, चूँकि हमको Q1 कितना है उसमें अभी आपको समझाया Z होगा, Q2 कितना है E होगा, R होगा, mv स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो K ZE स्क्वायर यहाँ पर mv स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि डेरिवेशन हो चुका है, रेडियस आ चुका है, लेकिन ये अनकम्प्लीट है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है इसलिए कहना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमको जब रेडियस निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, लेकिन एक वेरिएबल वहाँ पर छिपा बैठा है जिसको हमको प्रेडिक्ट करना या उसको निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक का वो अलग अलग होगा। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे K में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, K के लिए 9 × 10⁻9 यूज़ कर लेंगे। Z यहाँ पर जैसे कि हम लोग सभी डेरिवेशन हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो Z का भी प्रॉब्लम नहीं है 1। ठीक है, ऐसा ही गोल्ड के लिए जो रदरफोर्ड यूज़ किए थे गोल्ड के लिए, अगर वो यूज़ करते तो Z = 79 देते, उसका भी रेडियस निकाल सकते थे। लेकिन फिलहाल हम अपने डेरिवेशन को ईजी करने के लिए, या बुक में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वहाँ हाइड्रोजन एटम को ही यूज़ किया है, तो Z वाला प्रॉब्लम खत्म। एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 होगा, तो Z = 1 बैठा देंगे। E के लिए लेकर के भी समस्या नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी समस्या नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग 9.1 × 10⁻31 kg, ये भी हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या होगा? इसीलिए हम बोल रहे हैं ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। पहला घर में जो वेलोसिटी होगा वो दूसरा घर में उसका अलग वेलोसिटी होगा, तो इसका वेलोसिटी क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक वेरिएबल टर्म है, बाकी के लिए नहीं है, ये वाला एक वेरिएबल टर्म है। तो हमको यहाँ पर v को हटाना पड़ेगा। v को हटाने के लिए हम सेकंड पोस्टुलेट का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पोस्टुलेट को यूज़ करेंगे। कहाँ लिखें? देखो सेकंड पोस्टुलेट का यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ में क्या है? mvr = nh/2π, ये है। तो यहाँ से v का वैल्यू निकल सकता है, v = nh/2πmr आ सकता है कि नहीं? हमने सेकेंड पोस्टुलेट का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर से v का वैल्यू निकाला और इस v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो पुट कर रहे हैं। तो k हो गया, z हो गया, e स्क्वायर हो गया, m हो गया, v के जगह पर n स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, और उसी का स्क्वायर करेंगे तो 4π स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऊपर में ही लिख रहे हैं 4π स्क्वायर, ऊपर ही जाएगा वो, m स्क्वायर हो जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा = r। एक r और कट गया, बस। अब का जो डेरिवेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब का जो डेरिवेशन है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। आपको रेडियस चाहिए था, कहाँ लिखते हैं? इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो r = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसको अकेला करना होगा इस r को। तो ऊपर में एक m भी कट रहा है बाबू लोग, यहाँ पर एक m भी कट रहा है, तो r = n² h² ये आया, फिर डिवाइडेड बाई 4π² m k ZE²। कुछ छोड़े तो नहीं? k लिखे हैं, z लिखे हैं, e² लिखे हैं, 4π² लिखे हैं, एक m लिखे हैं, r का वैल्यू।
तो ये आपका फाइनली रिजल्ट आ गया रेडियस। अब इससे आप कोई भी रेडियस को निकाल सकते हैं। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर आप पहला घर का निकालना चाहते हैं तो यहाँ 1 बैठाइए, अगर दूसरा घर का निकालना चाहते हैं तो 2 बैठाइए, तीसरा घर का निकालना चाहते हैं तो 3 बैठाइए, और बाकी सब वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल बोल करके n ही है, ठीक है। बाकी सारा वैल्यू तो कांस्टेंट है, इतना सारा जो है वो कांस्टेंट ही है। जैसे h का भी वैल्यू अब हम लोग जानते हैं, h इक्वल टू कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास के बारे में जानते हैं, के बारे में, सब कुछ के बारे में जानते हैं। तो ये डाटा को अगर बैठा दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, जिससे ये फार्मूला और छोटा हो जाएगा। जैसे r इक्वल टू, ये सारा डाटा को अगर बैठा दिया जाए और कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया जाए तो 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा तो एंगस्ट्रॉम में बोला जाए, एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है 10⁻10 होता है, -10 होता है। तो एक इसको दे दो, नीचे में यहाँ पर 10 लिखना चाहते हो तो 10 लिखो और डिवाइडेड बाई 10 कर दो। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.5, ठीक है, 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो, 10 से डिवाइड कर दिए तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये पहला घर का रेडियस आ गया। यहाँ पर n इक्वल टू हमने 1 यूज़ किया है, ठीक है। तो मिला जुला करके आपको याद रखना है रेडियस के लिए, अगर डायरेक्ट अगर रेडियस निकालना चाहते हैं तो 5.29 इंटू 10⁻11 n स्क्वायर होता है पहला। अब पहला घर का निकालना है तो n बैठा दीजिए, दूसरा घर का निकालना है तो 2 बैठा दीजिए। तो आप देखिएगा कि रेडियस धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए यहाँ का रेडियस, फिर इससे ज़्यादा जाएगा तो बड़ा रेडियस, और इससे ज़्यादा जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये भी बोला जा सकता है। ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है ना, इस कांस्टेंट वैल्यू को हटा दिया जाए तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ये रेडियस का पूरा जानकारी हमको मिल सका, इसलिए मिल सका क्योंकि बोर्ड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकेंड पोस्टुलेट करके यूज़ करके हम लोगों ने इतना जानकारी इलेक्ट्रॉन के रेडियस के बारे में पता किया। तो इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बोलने का यह मतलब है क्योंकि हम Z को बार बार 1 लिख देंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो दूसरा डेरिवेशन करने को चले हम लोग। अगर फर्स्ट घर में अगर वो घूम रहा है तो उसकी क्या वेलोसिटी होगा, सेकेंड घर में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगा, उसको फाइंड करने जा रहे हैं। बस सिंपल प्रोसेस होगा, इन्हीं का पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट को यूज़ करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट Fe इक्वल टू FC। Fe कितना है तुम्हारा, K है, Ze है, बताया हुआ है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ेंगे, R स्क्वायर, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई R, एक R कट जाएगा, और यहाँ पर आप V इक्वल टू ला सकते हैं KZe स्क्वायर बाई R, ठीक है, बाई M इक्वल टू V स्क्वायर। क्लियर है। सेकेंड पोस्टुलेट का यूज़ करो, सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड लॉ का यूज़ करो, जिसमें mvr इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया हुआ था NH बाई 2 पाई। क्यों यहाँ डेरिवेशन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से सिंपल नहीं हुआ है, बहुत सारा वैल्यू जो बदल सकता है। जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ज़्यादा हमारा कोशिश रहता है कि पूरे कांस्टेंट पर ही रहे, जो निकालना इजी हो जाए वेलोसिटी। तो सेकेंड पोस्टुलेट का इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको देखने से यहाँ पर R का वैल्यू आराम से निकल सकता है। जैसे R का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर कितना होगा NH 2 पाई mv, ये आया R का वैल्यू। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो KZe स्क्वायर m, R की जगह पर क्या बैठाइएगा NH, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई mv इक्वल टू V स्क्वायर। एक V कट जाएगा, एक V आपका कटेगा, बस आ गया फार्मूला। एक m भी कट रहा है, काट दीजिए, तो KZe स्क्वायर 2 पाई NH इक्वल टू V। इस वैल्यू को पुट करके आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे।
फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तीसरा। क्लास 11 में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू ओमेगा आर करके है, और ओमेगा का वैल्यू अब बहुत इंटरेस्टिंग ये वैल्यू है, सब कोई जानता ही होगा। ओमेगा इक्वल टू 2π/t इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ओमेगा को हटा करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं v इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी r। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो यहाँ पर v 2πr आप कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो v इक्वल टू 2πr कर सकते हैं। यहाँ से v का वैल्यू जो आपने निकाला था अभी, उसको पुट कर दीजिए, और वो कितना था 2π ZE² NH, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय 2πr। 2π कट जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फार्मूला आपको मिल जाएगा NHR, इससे आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको करने चले हम लोग एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ, ये जूनियर क्लास 9 क्लास में भी पढ़ते हैं। टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में रखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये मैकेनिक्स में, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको कैसे कन्वर्ट करके निकालना है इसको देख लीजिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी आप चाहिए, इसी को टोटल एनर्जी भी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आप पहले फाइंड कर लीजिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का सबसे फार्मूला हम लोग जानते हैं, 12mv² होता है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट को यूज़ करते हैं, Fe इक्वल टू FC इक्वल टू kZe² r² इक्वल टू यहाँ पर mv² r, एक r कटता है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू kZe² 2r, बहुत आसानी से आपको मिल गया। क्लियर है? ठीक इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को भी निकाल लो। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े हैं, 1/4πε0, जिसे हम K भी बोल सकते हैं, Q1 Q2/R। एनर्जी हमेशा निगेटिव में रखोगे, याद रखो ना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव में ही रहेगा। तो ये फार्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, -K लिख दें, ZE Q1 निकाले थे, E निकाले थे, और यहाँ पर R रेडियस। तो यहाँ पर भी आपका पोटेंशियल है, बहुत आसानी से निकल गया, Ze²/R। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या आ रहा है, -kZe²/R और प्लस kZe²/R, 2R। अब इसमें कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। टोटल एनर्जी के लिए कॉमन लिया जा सकता है, जिसमें kZe²/R पूरी तरह से निकल रहा है। पहले प्लस वाले टर्म को लिख दे, 1/2 -1। इसको टोटल एनर्जी आपका क्या आया, माइनस में आना ही था, माइनस नहीं आता तो दिक्कत ही होता, क्योंकि एट्रैक्टिव रिप्रेजेंट करना है, kZe²/2R। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला आपका हो गया। और इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए यहाँ पर एक काम आपको करना होगा, यहाँ पर R का वैल्यू बैठाना होगा, जो प्रीवियस डेरिवेशन में आपने कर चुका है कि R का वैल्यू क्या होता है। इसलिए रेडियस वाला जो फार्मूला थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन उसको याद रखना होगा आपको। तो वो कितना है, R का फार्मूला होगा n² h² 4π² kZe² m। 4 pi h² 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 4 pi h²
ये आपका फॉर्मूला होगा रेडियस का। बस उसको पुट कर दीजिए टोटल एनर्जी पर, जिससे आपको एक बहुत ही इजी फार्मूला, सिंपल फार्मूला आपको मिल जाएगा। के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इस वैल्यू को लिखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाई एम। अब इसको जितना छोटा हो सके करके देखिए, माइनस यहाँ के स्क्वायर हो जा रहा है और जेड भी स्क्वायर हो रहा है, ई का पावर 4 हो रहा है, ठीक है, ई का पावर 4 हो रहा है, यहाँ 4 पाई स्क्वायर हो रहा है, एम आ रहा है, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको काट सकते हैं आप 2, तो नेट वैल्यू माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4 2 पाई स्क्वायर एम बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला आ चुका है। अब ये पूरा सिंपल फार्मूला है। देखिए अगर इसका वैल्यू लगभग आपको सबका वैल्यू मालूम है, के का, जेड का, हाइड्रोजन बोलेंगे तो जेड 1 हो जाएगा, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। इन सारे वैल्यू को अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। पहला घर का क्या एनर्जी है अगर ये निकालना चाहते हो तो यहाँ 1 बैठाओगे। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अगर ये सारा वैल्यू को बैठाते हो ना तो एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा कि के का क्या एनर्जी है। के मतलब पहला ऑर्बिट में रहने के लिए जो हम बार बार जो बोल रहे थे कि इसको फिक्स्ड एनर्जी चाहिए, तो के घर का में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए, तो ये आपको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड घर में रहने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, थर्ड घर में रहने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इस फार्मूला से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको और भी सिंपल किया जा सकता है। जैसे इसको और सिंपल करने के लिए क्या करना होगा आपको, जो वैल्यू आपको मालूम है, जैसे हाइड्रोजन तो बोल ही दिए हैं, और जो इसमें चेंज क्या हो सकता है, टोटल एनर्जी में माइनस वही रहेगा और 1 बाई एन स्क्वायर इसको अलग करके बाकी सारा वैल्यू को आप तो एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। इस वैल्यू को सॉल्व करने से आपको कुछ एक डाटा कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि सारा वैल्यू आप जानते हैं। के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जेड इक्वल टू हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं तो 1, किसी और एलिमेंट का बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, जो आप लोग जानते होंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2 से कोई मतलब नहीं, 3 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। एच का वैल्यू जानते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो इन सभी वैल्यू को बार बार पुट करके सॉल्व करने का क्या ज़रूरत है, इसका कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, उसको पुट करके निकाल सकते हैं आप। और टोटल एनर्जी, इसको सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा ना तो एक वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगा, माइनस में ही आएगा, 1 बाई एन स्क्वायर। और इसको 21.76 जूल इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। ये बोर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा तो जूल में हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जूल में बता रहे हैं। और यहाँ पर z इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं, तब ये वैल्यू आएगा कि -1 बाई एन स्क्वायर 21.76 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल में आएगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं। अगर किसी और एलिमेंट का बात करेंगे तो यहाँ z बदल जाएगा। उस समय का फॉर्मूला इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -z स्क्वायर एन स्क्वायर 21.76 इंटू 10 टू दी पावर 19 जूल, ऐसे बोल सकते। कोई अगर और एलिमेंट आप लेना चाहेंगे तो। ठीक है, क्लियर है?
ये जो जूल में आपका आंसर है, ये जो जूल में आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने के लिए बस सिंपल एक काम करना होगा, डिवाइड कर देना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये जूल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना बच्चा लोग, तो ये आएगा आपका कीजिएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² N², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा। इससे छोटा नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको एनर्जी चाहिए। 13.6 इंटू 13.6 Z² डिवाइडेड बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला आएगा आपका। अब अगर हाइड्रोजन का चेक करना है तो यहाँ क्या बैठाइएगा 1, ठीक है। दूसरा कोई एलिमेंट का बैठाना है, मान लीजिए गोल्ड का जो रदरफोर्ड यूज़ किए तो यहाँ पर 79 हो जाएगा। और N पहला घर का अगर आपको चाहिए ऑर्बिट, पहला घर का क्या एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर 1 बैठाओगे। तो इस तरह से अगर आप हाइड्रोजन का ही बात कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल इसीलिए हाइड्रोजन एटम लिखे हुए हैं, अगर सिर्फ हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं तो हमको एक ग्राफ मिल जा रहा है इससे, ठीक है, एनर्जी ग्राफ मिल जाएगा। इसको नीचे की ओर बनाने का रीज़न क्या है, निगेटिव में ही आएगा एनर्जी। ये देखते हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहला घर की एनर्जी होता है। पहला घर का एनर्जी कितना, हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, वो 13.6 आएगा। फिर अगर 2 करके बैठाओगे तो वहाँ पर 13.6 डिवाइडेड बाई 9, अगर 2 करके बैठाओगे यहाँ पर दूसरा घर के के बाद L का देखना चाहते हैं तो 13.6 हाइड्रोजन का ही है तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 2 का अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो यहाँ पर 4 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस में रहेगा ही। तो इसको डिवाइड करके सेकेंड घर का एनर्जी आपको मिलेगा 3.5 रुपया या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में ही मिलेगा। फिर अगर आप तीसरा घर में देखने चाहते हो तो ये मिल जाएगा, 3 बैठाना होगा तो यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा और वो मिलेगा आपको लगभग 1.5 रुपया। क्या मिलेगा, 1.5 रुपया। रुपया का बात कर रहे हैं, वही एनर्जी ही हुआ। हम लोग जानते हैं रुपया ही एनर्जी भी है। रियल लाइफ में एनर्जी क्या है, मनी, ठीक है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी पहला घर का हुआ। दूसरा एनर्जी n=2 बैठा सकते हैं, यहाँ पर n=2 बैठा सकते हैं। अब n=3 बैठा सकते हैं, जो कि तो अब हम लोग से अब देखिए, इसको ज़्यादा नहीं बोलिएगा, ज़्यादा तो ये है। अगर तीसरा फ्लोर पर रहना या तीसरा ऑर्बिट पर रहना, तो यहाँ सीखने को क्या मिला कि अगर आपको तीसरा घर में रहना है, यहाँ पर रहना है, ये पहला घर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, KLM में रहना है, तो आपको इतना एनर्जी ले करके जाना होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर आप तीसरा घर में रहना चाहते हैं तो इतना एनर्जी का आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर दूसरे घर में है और यहाँ से जंप करके यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट, इस चीज़ को थर्ड पोस्टुलेट से निकाला जा सकता है। E2 - E1 इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे तो E2 कितना है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.4। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक कुछ तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 एक ले लेते हैं, 14 में से अगर 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया और 0.1 आ गया, इतना एनर्जी इसको चाहिए। यहाँ का इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी चाहिए, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, जिससे जंप करके ये इस घर में आ सके, ठीक है। कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, जो दूसरे घर में इलेक्ट्रॉन हो उसको चाहिए जंप करने के लिए, यहाँ आने के लिए। अच्छा, अगर वापस ये इस घर में आना चाहता है तो इतना ही एनर्जी को इमिट करना होगा, इतना ही एनर्जी को इमिट करना होगा। तो वो कौन सा कलर को इमिट करेगा, तो इसको भी यहाँ से निकाला जा सकता है कि ये कितना एनर्जी
लेकर के गया है 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इमिट करना होगा, ठीक है। तो इसका h c/λ इसका वेवलेंथ निकाला जा सकता है। ये सब फार्मूला से यूज़ करके आपको बनाना होगा न्यूमेरिकल्स।